तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। रोज कहानियाँ लाता हूँ, आप कहानियाँ सुनते हैं और आज फिर उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि जब मैं कहानी 10 से 10:30 के बीच में कहानी लाइव करता हूँ तो कई लोग डायरेक्ट कमेंट करते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वो कमेंट मैं देख रहा हूँ या फिर उस कमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप 10 से 10:30 जब कहानी मेरी लाइव होती है और उस टाइम पीरियड के दौरान आप मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइव चैट पे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो लाइक और डिसलाइक के बगल में एक लाइव चैट का ऑप्शन होता है। तो जब तक कहानी लाइव रखें तब तक आप उस लाइव चैट में आके कमेंट कीजिए, क्योंकि लाइव चैट का कमेंट मैं देखता रहता हूँ, मेरे सामने आते रहते हैं और मैं एक दूसरी आईडी से उन सारे कमेंटों का रिप्लाई देता रहता हूँ जिसके मन में जो कुछ सवाल होता है कहानी से संबंधित या फिर किसी घटना से संबंधित या फिर कुछ और देश दुनिया की बातें जो मुझसे कहना चाहते हैं, एक दूसरे से कहना चाहते हैं, वो लोग उसमें कहते हैं। मैं सबके रिप्लाई अपने बुद्धि के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, मेरा ही कहा गीता है, मेरा ही कहा कुरान है, लेकिन जितनी भी जानकारी या फिर जितना भी ज्ञान होता है मैं प्रयास करता हूँ कि उससे आपके सवालों का जवाब दूँ। तो प्लीज़ अगर आप लाइव देख रहे हैं तो उस लाइव चैट में कमेंट कीजिए, डायरेक्ट कमेंट ना कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कमेंट कुछ टाइम बाद मुझे दिखाई देता है और बस मैं तब उस टाइम बाद ही रिप्लाई कर पाता हूँ। तो कई लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगा कि इस बात को आपको बता देना चाहिए। तो ये तो एक महत्वपूर्ण बात रही। अब सीधा सीधा रुख करते हैं आज की कहानी के ऊपर। और आज की जो कहानी है, सच कहें तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक नायाब नमूना है। पुलिस वालों के पास न कोई सुराग था, न कोई सबूत था। शुरुआत में पुलिस वाले इसे महज एक एक्सीडेंट मानते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि मजबूरी में उन्हें मर्डर मानना होता है। शायद मर्डर का जो रेडियस था लगभग 600 किलोमीटर का था। किसी भी चीज़ से मर्डर हो सकता था, कहीं मर्डर करने वाला कहीं भी जा सकता था। इसके बावजूद भी पुलिस वाले इस केस को सुलझाते हैं और इस केस की चर्चा जब ये कहानी सुलझती है तो न केवल उस आसपास के इलाके में हुई, बल्कि शायद हर मीडिया ने, हर प्रेस ने उस घटना को कवर किया। कहानी झारखंड की है, कहानी झारखंड के गढ़वा जिले की है। दरअसल आज से लगभग 4 साल पहले, साल 2019 में गढ़वा जिले की पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब, जो हाईवे 75 है, नेशनल हाईवे है, वहीं पे गोंडा ज़िले के पास एक लाश पड़ी हुई है। लाश किसी लड़की की लग रही है। अगर आप आ जाते, इस लाश को सड़क से हटवा देते तो यातायात जो था, जो गाड़ियाँ आ जा रही थी, उनको कोई असुविधा ना होती। अब पुलिस वाले जब ऐसी खबर सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि मामला एक्सीडेंट का है। अपनी टीम लेके और एक एम्बुलेंस को साथ में लिवा के पुलिस की टीम वहाँ पे जाती है। जाने के बाद बॉडी को देखती है। बॉडी के सर से और आसपास हाथ पैर से खून फैला हुआ था। देखने में भी मामला एक्सीडेंट का लग रहा था। पुलिस ने पंचनामा किया, बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेशनल हाईवे 75 है, उसकी लेंथ टोटल 533 किलोमीटर है। अब ये महिला उन 533 किलोमीटर पर चलने वाली किस गाड़ी से टकराई थी, कहाँ से आई थी? क्योंकि हाईवे पे अगर कोई इंसान मिलता है या फिर कोई उसकी लाश मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे लाश मिली हो इंसान वहीं का हो। आमतौर पे हाईवे पे जो लाशें मिलती हैं, उन लाशों की पहचान कई 100 किलोमीटर दूर रहने वाले इंसान के रूप में होती है। कोई इंसान 100-200 किलोमीटर जाता रहता है, बीच में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, लाश वहीं मिलती है। पुलिस वाले छानबीन करते हैं और ऐसा ही कुछ अब इस मामले में होने वाला था। पुलिस वालों को लगता है कि ये मरने वाली शायद पता नहीं कहाँ की होगी, इसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना ही कोई कागज़ है। पहचान करें तो करें कैसे, क्योंकि हाईवे जो था 533 किलोमीटर लंबा था। बहरहाल पुलिस वाले अपना इनिशियली काम शुरू करते हैं। उसकी फ़ोटो वगैरह आसपास के इलाकों में सर्कुलेट करते हैं कि अगर ये मामला उनके थाना क्षेत्र का हो तो कम से कम बॉडी की शिनाख्त हो जाए। कहीं अगर ये लाश या फिर ये महिला उन्हीं के थाना क्षेत्र की हुई, उसके बाद भी इस लाश का लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में मामला खुला तो पुलिस वालों की बड़ी बदनामी होगी, कोई कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा पुलिस वाले उस महिला की फ़ोटो आसपास के सारे इलाकों में सर्कुलेट करते हैं।
सर्कुलेट करते हैं। पुलिस वालों की मेहनत यहाँ पे रंग लाती है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। उस महिला की पहचान वहीं के इलाके की रहने वाली एक 23 साल की तलाकशुदा महिला के रूप में होती है। अब पहचान हो जाती है, पुलिस वाले घर वालों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी का नेशनल हाईवे 75 पे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी लाश मिली, आप आइए लाश लेके जाइए, अंतिम संस्कार कीजिए और रिपोर्ट को हम क्लोज़ कर रहे हैं। अब घर वालों के पास जैसे ही ये फ़ोन आता है तो घर वाले अपने गांव से लगभग 50 लोगों को लेके पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जाते हैं, जाने के बाद सीधा सीधा कहते हैं कि ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि उनकी लड़की को किसी ने हाईवे पे मार के फेंक दिया है। अब पुलिस वाले अलग परेशान होते हैं कि हाईवे पे लाश मिली है, ना कहीं कोई मर्डर वेपन मिला है, ना ही मामला देखने में मर्डर का लग रहा है। सर पे चोट लगी है, हाथ पांव में हल्का फुल्का खरोच है, देखने से ही मामला एक्सीडेंट का लग रहा है और हाईवे पे कौन ही मर्डर कर देगा। अब पुलिस वाले समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की के परिवार वाले थे, 50 लोगों के साथ आए थे, आसपास के रसूखदार लोग थे, प्रधान थे, विधायक थे, जितनी भी लोकल लोग थे वो भी थे। तो पुलिस वालों को ना चाहते हुए भी मर्डर के रूप में अब इस मामले को जांच करना था। पुलिस वाले ना चाहते हुए भी इस मामले पे मर्डर के एंगल से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वालों का दिल अंदर से जान रहा था कि ये मामला कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का है और परिवार वाले ज़बरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं। पुलिस वाले अलग अलग एंगल पे, अलग अलग पहलू पे जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। कुछ काम वो अपने मन से करते हैं, कुछ काम बिना मन के करते हैं। उन्हें बशर्ते ये दिखाना था कि ये मामला एक्सीडेंट का, ये कोई मर्डर नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। 24 घंटा बीत जाता है। जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी इनिशियल रिपोर्ट आती है। इनिशियल रिपोर्ट में भी बॉडी पे ना कोई सीरियस इंजरी मिली, ना ही ऐसा कोई हाथापाई का निशान मिला। बॉडी के शरीर पे, खासकर सर पे एक गहरी चोट का निशान मिलता है और उसी गहरी चोट से खून बहने की वजह से इस महिला की मौत हुई थी। अब जब इनिशियली रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है ये जो मामला है एक्सीडेंट का ही है। पुलिस वाले बिना चाहते हुए भी इधर उधर से ज़बरदस्ती कार्रवाई करते हैं, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करते हैं। उनका पूरा ध्यान इसी क्रम पे लगा था कि कैसे भी करके परिवार वाले अगर ये मान जाते कि ये मामला एक्सीडेंट का है तो हमें फालतू कोई जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये जो मामला है सीधा सीधा दिख रहा है कि एक्सीडेंट का ही है। पुलिस वाले थे कि वो समझाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, परिवार वाले थे कि वो मानने को तैयार नहीं थे। जांच पड़ताल, छानबीन धीरे धीरे चलती रहती है और इसी बीच पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। और जैसे ही ये फाइनल रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफ़ी थी। दरअसल इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया गया था कि उस लड़की के शरीर पे और उस लड़की के चेहरे पे किसी भारी चीज़ से मारा गया है और इसी मारने की वजह से उसका सर फटा है और सर फटने की वजह से अत्यधिक खून बहा, ब्लीडिंग हुई और उसी ब्लीडिंग की वजह से इस महिला की मौत हुई। अब पुलिस वाले जो हफ्तों से यही मान के चल रहे थे कि इस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि इस लड़की का मर्डर हुआ है। अब जब ये बात जैसे तैसे वो हिम्मत करके परिवार वालों को बताते हैं कि सच में आपकी लड़की का मर्डर हुआ है, तो परिवार वाले यहाँ एक तर्क देते हैं और उनका तर्क भी बड़ा जायज़ था। वो कहते हैं कि हमारी लड़की ना कभी ड्राइव करती है, ना ही कभी किसी से वो मिलती थी, ना किसी के साथ वो जाती थी। घर से महज थोड़ी दूर किसी काम से निकली थी और उसकी लाश हमारे घर से इतनी किलोमीटर दूर हाईवे पर मिली। तो हमारी लड़की हाईवे पे पहुंची कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब पुलिस वालों को भी परिवार वालों का ये सवाल काफ़ी वाजिब लगता है कि जो लड़की ना ड्राइव करती है, ना उसके पास कोई कार है, वो हाईवे पे कैसे पहुंच गई? और हाईवे पे गई तो इसका मतलब किसी ने उस लड़की को बुलाया जरूर। अब पुलिस वालों को भी पता था कि लड़की का मर्डर हुआ है, परिवार वालों को भी पता था कि लड़की का मर्डर हुआ है। लिहाजा पुलिस वाले परिवार वालों से सबसे पहले दुश्मनी का एंगल पूछते हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई रंजिश थी, इस लड़की की हिस्ट्री क्या है। तो लड़की की जब हिस्ट्री पूछते हैं तो परिवार वाले बताते हैं कि कुछ साल पहले उनकी लड़की का निकाह हुआ था, लेकिन निकाह ज़्यादा टाइम चला नहीं और धीरे धीरे आपस में जब तनातनी हुई, आपस में व्यवहार खराब होने लगा तो फाइनली तलाक हो गया।
तलाक होने के बाद हमारी लड़की हमारे साथ रहती है, अभी दूसरा निकाह देखा जा रहा है, शायद अल्लाह ताला साथ देते तो निकाह हो जाता। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनकी शक की जो सुई थी सबसे पहले उसके पति जिससे उसका निकाह हुआ था उसकी तरफ घूमती है। पुलिस वाले उसके पति के बारे में कुंडली खंगालते हैं, पता करते हैं कि जिस टाइम पे जिस डेट पे इस लड़की के साथ हादसा हुआ था उस टाइम पे ये आदमी कहाँ था, किसके साथ था, कोई ऐसी घटना इसने अपनी गैर मौजूदगी में तो नहीं अंजाम करवा दी। पुलिस वाले इस एंगल पे छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन यहाँ से भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से कोई रंजिश रही हो। परिवार वाले इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमारी तो कभी किसी से कोई रंजिश रही ही नहीं। जो भी कहा सुनी, जो भी मनमुटाव था वो हमारी बेटी के पति हबीबुल्ला से था, और अगर उसने नहीं करवाया तो फिर हमें नहीं पता कि किसने क्या करवाया। पुलिस वाले भाग के हफ्तों बाद उस हाईवे पे जाते हैं कि शायद यहाँ से कोई सबूत मिल जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जो हाईवे हफ्तों से चल रहा हो, जहाँ पे हफ्तों पहले किसी की लाश मिली हो, वहाँ पे ऐसे कौन सा सबूत बचा होगा जिससे ये मामला सुलझ सकता है। पुलिस वाले हाईवे पे जाते हैं, पूरा दिन छानबीन करते हैं आसपास की जितनी दुकानें थी। दुकान भी कहना गलत ही होगा कि हाईवे पे कौन सी ही दुकान रही होगी, लेकिन आसपास जो लोग दिखाई देते थे जिनका डेली का आवागमन था उस रोड से, उनसे पूछताछ करते हैं कि क्या कोई संदिग्ध आदमी आपको दिखा था या फिर क्या कुछ था, लेकिन यहाँ से भी पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं। पुलिस वाले चाहे जितनी कोशिश कर रहे थे, इस लड़की के दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे, परिवार वालों के पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे, सारे रिलेटिव से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी पुलिस के हाथ ना कोई सुराग लग रहा था, ना कोई सबूत लग रहा था। इधर जो सैकड़ों लोग थाने में गए थे, उस सैकड़ों लोग बार बार थाने में आ रहे थे अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, अपने गांव के उस बच्चे के इंसाफ के लिए। पुलिस पे और प्रेशर बन रहा था, मामला और खराब हो रहा था। समय जब बीतता गया और मामला धीरे धीरे जब तूल पकड़ता गया तो पुलिस वालों का ध्यान एक एंगल पे आता है, और वो एंगल बस यही इतना था कि लड़की अपनी मर्जी से हाईवे पे गई थी, यानी उसे किसी ने बुलाया जरूर था। बुलाने का जो ही जरिया हो सकता था, या तो कोई सामने से बुला ले या तो कोई फ़ोन करके बुलाए। सामने से बुलाने के बारे में जब परिवार वालों से पूछा जाता है तो परिवार वाले सीधा सीधा इनकार करते हैं कि हमारी लड़की ज़्यादा किसी से मिलती नहीं थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं थी, हमेशा हम लोग भी घर में ही रहते थे, बच्ची की माँ भी घर में रहती थी, लिहाजा कोई सामने से तो बुला के नहीं ले जा सकता था। यानी अगर किसी ने बुलाया था तो शायद फ़ोन से ही बुलाया था। लिहाजा अब इस लड़की का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके कॉल डिटेल तक सारी चीज़ें पुलिस खंगालती है। फेसबुक पे चेक करती है, इंस्टा पे चेक करती है, व्हाट्सएप चैट खंगालती है, लेकिन यहाँ से भी कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जहाँ से इस बात की पुष्टि हो सके कि किसी ने उसे बुलाया था, या फिर किसी से कोई रंजिश थी, या फिर कोई किसी के बुलाने पे वहाँ जा सकती थी। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, मामला उलझता चला जाता है। कायदे से कहें तो जिस मामले को इतने हल्के में ले रहे थे कि महज एक्सीडेंट का मामला है, अभी पंचनामा करेंगे, बॉडी पोस्टमार्टम होगी, घर वालों के सुपुर्द करेंगे, घर वाले अगर मिलेंगे तो, और अगर नहीं मिलते हैं तो लावारिस में हम अंतिम संस्कार कर देंगे, बात आई गई हो जाएगी। लेकिन सच में अब ये केस उनके गले की हड्डी बन चुकी थी। कायदे से खुद इन्वॉल्व भी हो चुके थे, अपने मुंह से कबूल भी चुके थे कि लड़की का मर्डर हुआ है, यानी किसी भी कीमत पे अब ये केस उन्हें सुलझाना था। लेकिन कोई सबूत, कोई सुराग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस वालों के हाथ आ ही नहीं रही थी जिससे मामला सुलझ सकता। पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, और जब कॉल डिटेल निकल के सामने आई तो पहले तो कॉल डिटेल को जब उन्होंने चेक किया तो उस कॉल डिटेल में भी ऐसा कुछ मिला नहीं जहां से कोई ऐसा नंबर मिल सके कि जिस पे बहुत ज़्यादा बात हुई हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़, कोई अनवांटेड कॉल, या फिर कोई कॉल जो गलत समय पे आई हो, जैसे कि रात के 12-1 बजे आई हो। पुलिस वाले जब इस एंगल पे भी तलाश के हार जाते हैं तभी एक चीज़ एक आदमी नोटिस करता है, जो कि पुलिस महकमे का ही था, और वो बात बाकी लोगों से शेयर करते हुए कहता है कि ये फ़ोन जो है, ये सिम जो है, एक टाइम पीरियड के बाद रोज़ ऑफ हो जा रहा है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो उनका भी माथा घूमता है कि आज के टाइम में जहाँ पे सिम निकालना, बैटरी निकालना, ये सारी चीज़ इतनी मुश्किल है, बैटरी तो आज के फ़ोन से निकलती भी नहीं है, तो डेली सिम पिन लगाना, सिम निकालना, ये सारी चीज़ें करना अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल है। लिहाजा अब पुलिस वालों का माथा घूमता है और उन्हें लगता है कि हो ना हो
ये लड़की जरूर 2 सिम चलाती थी। एक सिम परिवार वालों की नज़र में, आसपास के लोगों की नज़र में, और एक सिम किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए। और अगर कोई सुराग, कोई सबूत मिल सकता है तो इसी दूसरे सिम से मिल सकता है। लिहाजा अब पुलिस वालों को जो तलाश थी उस दूसरे सिम से थी। पुलिस वाले उस सिम को खोजने के लिए अब इस लड़की के घर की तलाशी लेते हैं और पहले सर्च वारंट जारी करवाते हैं। सर्च वारंट जारी करवाते हैं। जारी करवाने के बाद लड़की के कमरे में बारीकी से छानबीन करते हैं। तो छानबीन करने के दौरान उसके गद्दे के नीचे सिम का एक छोटा सा माइक्रो टुकड़ा मिलता है, जो कि आज के टाइम में माइक्रो सिम ही फ़ोन में लगता है। अब जैसे ही वो टुकड़ा मिलता है, पुलिस वालों के चेहरे पे एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। पुलिस वाले उस सिम के बारे में बाकी परिवार वालों से पूछते हैं कि कहीं आपके परिवार का तो नहीं है ये सिम, किसी ने गलती से नहीं रख दिया। लेकिन उस सिम के बारे में जब परिवार वालों से पूछा जा रहा था तो परिवार वाले भी कहीं ना कहीं उस सिम से अब चौंक रहे थे कि उनकी जानकारी में तो घर में ऐसा कोई सिम है ही नहीं, घर में और कोई ऐसा सिम यूज ही नहीं करता। ये सिम किसका है, यहाँ पे कैसे आया, इस बारे में घर वालों को कुछ नहीं पता। पुलिस वाले उस सिम को अपने कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद उस सिम की जब डिटेल खंगालते हैं तो पता चलता है कि ये सिम किसी सद्दाम नाम के लड़के का है। और ये नाम जब घर वाले सुनते हैं तो घर वाले एक तरफ से चौंक जाते हैं, क्योंकि जो ये सद्दाम था उसके पति का, उस लड़की के पति का भांजा था। अब भांजे का सिम कैसे इस लड़की के पास पहुंचा जबकि पति से तलाक हो चुका है, ये बात असल में बड़ी चौंकाने वाली लगती है। परिवार वाले भी सोचते रहते हैं, इधर उस लड़की के पति तक जब ये खबर जाती है वो भी चौंकता है, पुलिस वाले भी चौंकते हैं। उसके भांजे के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये जो भांजा सद्दाम है इसी गढ़वा जिले के रंका थाने के खपरो गांव का रहने वाला है। पुलिस वाले फौरन एक टीम लेके जाते हैं और इसे उठाते हैं। शुरू में तो इधर उधर बरगलाता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पुलिस की सख्ती के आगे टूटता है और टूटने के बाद कुछ ऐसी बात बताता है जो वास्तव में बड़ी शर्मिंदगी वाली भी है और बड़ी चौंकाने वाली भी है। दरअसल सद्दाम की उम्र 25 साल थी और इस लड़की की उम्र 23 साल, यानी कायदे से तो ये रिश्ते में उसका भांजा लगता था, लेकिन दोनों हम उम्र थे। लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जाने के बाद उसी कार्यक्रम में ये सद्दाम भी शामिल हुआ था। शामिल होने के बाद ये उस लड़की को देखता है, देखने के बाद उसकी तरफ आकर्षित होता है। कायदे से कहें तो अपनी ही मामी पे उसका दिल आता है। आने के बाद थोड़ा सा इंतजार करता है, अपनी मामी को प्रपोज करता है। मामी बुरा मान जाती हैं, बुरा भला कह के सद्दाम को भगा देती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, मामी भी, यानी इस जो 23 साल की लड़की जिसका कत्ल हुआ था, ये भी अब सद्दाम की तरफ आकर्षित होने लगती है। आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते ये आकर्षण बिस्तर पे जाके ख़त्म होता है। दोनों आए दिन एक दूसरे से संबंध बनाने लगे। संबंध धीरे धीरे प्यार में भी बदलने लगा। जो भूख महज जिस्म से शुरू हुई थी, अब वो भूख रूह तक पहुंच चुकी थी। इस लड़की को अब किसी भी कीमत पे अपने पति हबीबुल्ला के साथ रहना नहीं था। आए दिन ये कलेश करती और इसका प्लान यही था कि हबीबुल्ला से मेरा तलाक हो जाएगा, उसके बाद मैं सद्दाम से निकाह कर लूँगी। सद्दाम भी बाकायदा उकसाता है, कहता है कि कलेश करो, निकाह तुड़वाओ अपना, तलाक लो, उसके बाद मैं तुमसे निकाह करूँगा। लड़की भी मेहनत करती है इसके पीछे, इसकी मेहनत रंग लाती है, दोनों में तलाक हो जाता है। लेकिन जब तलाक होता है और इस लड़की को लगता है कि अब तो सद्दाम निकाह करेगा, निकाह करने के लिए बाकायदा शुरुआत में ही, चूँकि इसे लग रहा था कि कहीं फंस ना जाए, इसका भांडा फूट ना जाए, इसके लिए इसने शुरू में ही कहा था कि अपने नंबर से कभी मुझे फ़ोन मत कर देना, मैं तुम्हें ये नंबर दे रहा हूँ, जब घर के सारे लोग सो जाएं तो तुम अपना सिम निकाल देना और मेरे सिम को लगाना और इसी सिम से मुझसे बात करना। लड़की भी बात मान जाती, उसी सिम से फ़ोन करती, उसी सिम से बात होती। तलाक के बाद अब लड़की की इच्छा थी कि अब सद्दाम उससे निकाह करे, लेकिन अब सद्दाम के दिमाग में कुछ और ही था। जिस्म की प्यास बुझ चुकी थी तो शादी या निकाह उसे नहीं करना था। लिहाजा वो धीरे धीरे टाल मटोल करने लगता है। इधर ये लड़की जिद करने लगती है, जिद इस कदर करती है कि अगर तुम नहीं निकाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम्हारे घर पे ही रहूंगी। कायदे से जो रिश्ता सद्दाम ने महज अपनी भूख मिटाने के लिए बनाई थी,
ये रिश्ता अब उसके गले का फांस बन चुका था और इस फांस को अब सद्दाम को हटाना था। लिहाजा सद्दाम तरह तरह के प्लान करता है, तरह तरह की चीज़ें सोचता है, तरह तरह के जुगाड़ लगाता है और अंत में सद्दाम के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है। अपनी कार उठाता है, फ़ोन करता है और कहता है कि कल मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करूंगा, लिहाजा तुम अपने घर से दूर इस सुनसान जगह पे आ जाना। सुनसान जगह पे बुलाता है, गाड़ी में बैठाता है। बैठाने के बाद कहता है कि तुम अपना आधार कार्ड, बाकी सारी आइडेंटिटी लाई हो कि नहीं। लड़की बड़ी खुश थी कि चलो मेरा निकाह होने वाला है। फौरन ही अपनी सारी आइडेंटिटी उस लड़के को दिखाती है। देखने के चक्कर में वो लड़का सारी आइडेंटिटी अपने पास रख लेता है। रखने के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। लड़की को उतरने के लिए कहता है, बाकी अपनी डिग्गी से एक रॉड निकालता है और उसी रॉड से लड़की के सर पे तेजी से मारता है। मारने के बाद शरीर में 3-4 रॉड और मारता है। उसके बाद उस लाश को या फिर उस लड़की को कुछ देर के लिए तड़पने के लिए छोड़ देता है। लड़की तड़पती रहती है, थोड़ी देर तड़प के जब मर जाती है तो लड़की की लाश को उठाता है। उठाने के बाद उसी हाईवे 75 पे, नेशनल हाईवे 75 पे थोड़ी दूर ले जाके फेंक देता है। उसका प्लान यही था कि इस लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, पुलिस वाले पहचान कर नहीं पाएंगे और हाईवे पे मिली लाशों का ज़्यादा कोई तूल, ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं। पुलिस वाले थोड़ी बहुत छानबीन इनिशियली करते हैं, पूछताछ आसपास में कर लेते हैं। अगर कोई मैचिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो बॉडी को लावारिस में भेज देते हैं, क्योंकि पुलिस के पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी इतनी फंसी होती हैं कि किसी लावारिस मामले में पुलिस वाले इतनी छानबीन नहीं करते। और एक्चुअल में ये चीज़ होती भी है, लेकिन घर वालों का ऐसा दबाव था और लड़की की किस्मत कहें या फिर सद्दाम की बुरी किस्मत कि लाश की शिनाख्त भी हो जाती है, वरना ये मामला लावारिस में ही रह जाता और ये मामला कभी ना खुलता। बहरहाल ये मामला जो खुला और लोगों के सामने आया तो लोगों ने एक तरह से गजब का अप्रिसिएशन दिया इस मामले को, क्योंकि पुलिस ने जिस हिसाब से काम किया, महज एक सिम के टुकड़े से पूरे के पूरे मामले को सुलझाया, जबकि पुलिस के पास न कोई सुराग था, न कोई सबूत था, ना ही किसी पे शक था, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी। तो ऐसे मामलों में पुलिस अगर इस तरह से जांच करती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हमारी पुलिस अपने आप में अगर अपने काम पे आ जाए, अपने आप पे आ जाए, तो दुनिया में कोई भी ऐसी पुलिस नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान की पुलिस को पीछे छोड़ दे, बशर्ते अगर हमारी हिंदुस्तान की पुलिस सही तरीके से काम करे तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और कहानी ख़त्म करने से पहले 2-3 बातें। संभवतः ये मेरी कमी कहूँगा या फिर चाहे जो कहूँ कि मैं कहानी को थोड़ा सा लंबा खींच देता हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ इस पूरी बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ, मैं कहानी खींच देता हूँ और मैं खींचना नहीं चाहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं से कोई चीज़ देख के नहीं बोलता, कहीं से कोई ऐसा मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है कि सामने से मुझे कोई गाइड करे। मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही रिसर्चर हूँ, मैं ही अपलोडर हूँ, सारी चीज़ें मैं ही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते मैं बीच में एक आध बार फंस जाता हूँ। अब दिमाग में मैं सोचता रहता हूँ कि आगे क्या बोल रहा है, कई बार शब्द नहीं मिलते, तो जो शब्द बोलता रहता हूँ उसी शब्द के 2-3 मतलब निकाल देता हूँ ताकि आने वाला शब्द मैं सोच सकूँ। बाकी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा करूँ, जो कि अगर मैं लंबा करूँगा आपका इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा नुकसान है। तो बहरहाल मुझे लगा आज आपको ये बात बता देनी चाहिए। बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ कि हाँ, कभी कभार मैं कहानियाँ खींच देता हूँ और उन कहानियों को खींचने का बस महज इतना सा मतलब होता है कि बीच में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण मैं भूल रहा हूँ, या फिर कोई डेट ऐसी है, कोई नाम ऐसा है जो मैं कायदे से भूल रहा हूँ और उसे याद करने के चक्कर में 1-2 शब्द एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ। तो मुझे लगा आज इस बात की जानकारी आपको दे देनी चाहिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लाइव चैट में कमेंट कीजिए, खुद से भी बात कीजिए, मुझसे भी बात कीजिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।